तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स बाय MRB सर में। दोस्तों, आप लोग पता है कि मैं यूट्यूब पे बिल्कुल पहली बार आ रहा हूं और पहली बार में ही हम स्टार्ट करेंगे 10th की और इसके बाद 9th की, फिर 12th। तो बारी बारी सबकी वीडियो आती रहेंगी। फ़िलहाल अपलोडेड ही वीडियो आएंगी। जैसे ही हमारे पास बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा तो हम धीरे धीरे सारी वीडियो लाइव लाने लगेंगे। अभी तक फ़िलहाल में ऐसे ही चलता रहेगा, अपलोडेड वीडियो देखते रहिए। तो अब आपके पास पता है कि बोर्ड जो है वह आपके पास रह गया 6 महीने, लगभग 28 दिन रह गया आपके आसपास में। 18 फरवरी को तो पता सबको कि पेपर होने वाला है। 18 फरवरी सबको पता है कि पेपर होने वाला है। खासकर 10 वालों की बात हो रही है और 12 वालों की बात हो रही है। तो यहाँ तक आपका पेपर होने वाला है। तो आप लोग इतना हम करें, मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो 6 महीना 28 दिन रह गया है। 6 महीना आपके पास, 6 महीना 28 दिन। अब इतना में आपको तैयारी करना है। आपको इतना में ही तैयारी करना है। कितना तैयारी करेंगे तो देखिए, अब जिनका पिछड़ा हुआ है सब सिलेबस, तो उनको हम खींचेंगे, बिल्कुल हम ख़त्म करेंगे। अब तो 10th और 12th पे तो काफ़ी ज़्यादा बात हम करेंगे और 9th की भी बात होगा। तो अब साथ हमारा दीजिए, अब हमें सपोर्ट करते रहिए। और देखिए, मैं बिल्कुल शुरू से भी पहली बार ही यूट्यूब में आया हूँ, तो स्टार्ट होगा 10th बिल्कुल। और एक हम बात बताना चाहते हैं कि 10th में को पता होगा 30% सिलेबस कट चुका है। तो उस 30% को छोड़ते हुए, है ना, हम आगे पढ़ाएंगे। तो क्लास 10th बिल्कुल चैप्टर 1 से स्टार्ट होगा। चैप्टर 1 से स्टार्ट होगा और जितना चैप्टर हमें पढ़ना उनको हम पढ़ेंगे। चैप्टर से 15 तक है। हमें इनमें से 4 चैप्टर पूरा कट चुका है। 4 चैप्टर पूरा कट गया है, उसको हम बताएंगे भी कौन कौन चैप्टर कटा हुआ है। 4 चैप्टर पूरा कट गया है। और इसके बाद इसमें आपको पढ़ना है 4 चैप्टर के अलावा एक चैप्टर कटा, त्रिकोणमिति पूरा नहीं कटा, उसमें एक ठो अध्याय कटा है केवल। उसका अध्याय में तो उसका अंश कटा है, एक ठो सरसमिका और उसका अनुप्रयोग बस कटा हुआ है, ठीक है। सरसमिका और उसका अनुप्रयोग बस कटा हुआ है, इसका और ज़्यादा कुछ नहीं कटा है। तो आज हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हल्का फुल्का बात करेंगे चैप्टर 1 के बारे में। जैसे ही हम इतना पढ़ लेंगे तो फिर बारी बारी आपकी पूरी किताब ख़त्म कर दी जाएगी, जितना पढ़ना है। तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए कि देखिए, अब यूट्यूब पे बिल्कुल शुरू से हो रहा है क्लास आपका, एकदम शुरू से क्लास 10th का। और हम समय समय आते आते बिल्कुल क्लास 10th का और 12th का बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, फिजिक्स और मैथ दोनों ही। इस साथ 6 महीना 29 दिन पूरा अच्छी तरह से तैयारी करा के चलिए। तो आप हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपको बताते रहेंगे। देखिए, तो हमें पता है कि हमारा जो पहला चैप्टर है किताब का वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या और ये दूसरा पार्ट है वास्तविक संख्या, दूसरा पार्ट। इसके बाद है हमारे पास बहुपद। क्लास 10th की बात कर रहे हैं भैया, क्लास 10th। अभी पूरे चैप्टर को लिख रहे हैं। तीसरा वास्तविक संख्या पहला, दूसरा है बहुपद, तीसरा है हमारे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। और जो चौथा पार्ट है वह है द्विघात समीकरण। वह क्या है? द्विघात समीकरण। और जो 5वां पार्ट है वह है समांतर श्रेणी, जिसको आप लोग AP कहते हो शॉर्टकट में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जो 6वां पार्ट है आपका वह है त्रिभुज। 7वां पार्ट है निर्देशांक ज्यामिति। 8वां पार्ट है आपका त्रिकोणमिति। 9वां पार्ट है जो आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 10वां पार्ट जो आपका है, 10वां पार्ट आपका है वृत्त, है ना। 10वां पार्ट आपका है वृत्त। और जब 11वां पार्ट है, 11वां पार्ट है आपका
10, 11 देखते हैं। 11 है आपका, मिलाइएगा आप लोग, ज्यामितीय रचनाएं, ज्यामितीय रचनाएं। 12वां आपका है ज्यामितीय रचनाएं के बाद 12वां वृत्त संबंधी क्षेत्रफल, संबंधी क्षेत्रफल। और 13वां है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। 14वां है आपका सांख्यिकी और 15वां है आपका प्रायिकता। यह क्लास 10 में इतना चैप्टर आपका है। पहला है वास्तविक संख्या, दूसरा है बहुपद, तीसरा है दो चर वाला रैखिक समीकरण, तीसरा है द्विघात समीकरण और चौथा है समांतर श्रेणी, पांचवां है त्रिभुज, छठवां है त्रिभुज और सत्तवां है निशान ज्यामिति, त्रिकोणमिति, आठवां है त्रिकोणमिति कुछ न प्रयोग है, वृत्त है और ज्यामिति है, वृत्त संबंधी क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ज्यामितीय और प्रायिकता। इतना चैप्टर आपको पढ़ना है। तो क्या इतना चैप्टर सब पढ़ना है? इतना नहीं पढ़ना है आपको। इसमें से यूपीएमएसपी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 30% सिलेबस कम किया है क्लास 10 में। 30% सिलेबस में कम में जो हुआ है, उन्होंने क्या किया है कि हटाए गए अध्याय इसमें कौन कौन है। पहला जो काटा हुआ है बहुपद, इसको हम पूरा नहीं पढ़ना है, बिल्कुल इसे वाकिफ नहीं होना है हमें। इसके बाद बहुपद के बाद आपका जो 5वां पार्ट है समांतर श्रेणी, इसे भी आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद जो वृत्त है इसे भी नहीं पढ़ना है। काफ़ी आपके पास लाभ हो रहा है, तो इतना नहीं पढ़ना है तो लाइक शेयर कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और प्रायिकता भी कट गया है, ठीक है, ये भी कट गया है प्रायिकता। यानी यह आपको जो चार्ट है यह कंप्लीट आपको नहीं पढ़ना है। तो आपको पास बच गया 11 पार्ट टोटल पढ़ना है, इसमें 11 पार्ट। अब 11 पार्ट में भी इसमें कुछ और पार्टों में राहत है। यह जो त्रिकोणमिति है, इस त्रिकोणमिति में जो 8D प्रश्नावली आती है, काफ़ी खतरनाक प्रश्नावली होती है, कठिन प्रश्नावली होती है। बच्चे मेहनत करे तो आ जाएगा और नहीं मेहनत करे तो नहीं आएगा। 8D प्रश्नावली में सर्व समीका जो होती है, सर्व समीका और सर्व समीका और उनके कुछ अनुप्रयोग नहीं पढ़ना है। सर्व समीका और उसके कुछ अनुप्रयोग को हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो खुशी आपके पास तो हो ही गई इतना। अब कितना खुशी लोगे भाई, ये इतना पार्ट आपको पढ़ना नहीं है। पढ़ना है वास्तविक संख्या, दो चर रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिभुज, बस इतना ही सब पढ़ना है। ये कट गया है। तो हम बिल्कुल अब स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल पहले पार्ट से, वास्तविक संख्या से स्टार्ट होंगे और जितना हमें पढ़ना है वो सब ख़त्म करेंगे, बिल्कुल सब ख़त्म करेंगे। और ये हमारा पहला वीडियो है यूट्यूब पर, तो धीरे धीरे धड़क हमारा खुलता रहेगा। अभी पहली बार आए हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है हमें भी बोलने में, कहाँ से स्टार्ट किया जाए, लेकिन हमारी लॉन्ग एक्सपीरियंस है। तो आप समझ लीजिएगा ना, 30% सिलेबस हमको यह नहीं पढ़ना है, तो मैनेज ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्या। तो चलते हैं। अब ये चैप्टर अब लिख लीजिए अपने कापी में कि यह नहीं में पढ़ना है ना, फालतू पढ़ के कोई मतलब नहीं रहेगा। और हाँ, एक बात बताते हैं, जो समांतर श्रेणी कट गया है, अच्छी बात है, मत सोचिए कि कट गया है तो हम ना पढ़े। देखिए अगर ये चैप्टर का पूरा ख़त्म हो रहा है, तो अगर आप कक्षा 11 में मैथ लेने की इच्छा है आपकी कि हम मैथ पढ़ेंगे आगे, तो इस चैप्टर को मत छोड़िएगा, पढ़िएगा ज़रूर। क्योंकि 11 में जब जाओगे इसमें आपको समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक माध्य वहाँ सब पढ़ना पड़ेगा। तो समांतर श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ हो जाती है, तो इसलिए छोड़िएगा मत। अगर पूरा ख़त्म हो जाएगा सिलेबस आपका, आप ख़त्म कर दोगे तो इसे ज़रूर पढ़िएगा आप, ठीक है। और हाँ, जो हम 8D कहे हैं छोड़ने के लिए, यह एकदम मत छोड़िए, कतई मत छोड़िएगा इसे, क्योंकि त्रिकोणमिति ही का असली जड़ ही 8D है जो काटा गया है। कठिन होता है इसीलिए हटा दिया गया है बोर्ड से, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट, इसे छोड़िएगा मत कभी भी। और जो वृत्त है इसे छोड़ दो, हटाओ मत पढ़ो इसे। और प्रायिकता, यार प्रायिकता भी इम्पॉर्टेंट ही है आपके लिए। तो प्रायिकता, समांतर श्रेणी और यह
जो कटा है इन्हें मत छोड़िएगा। हाँ बहुपद छोड़ दो चलेगा, लेकिन यह तीनों चैप्टर पे ना थोड़ा सा अगर टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टाइम मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा, इतना भूलना मत हमारी बात को जितना बता रहे हैं। तो चलते हम स्टार्ट करते हैं अपना पहली पार्ट से, और सारा पार्ट कंप्लीट होगा, आप बिल्कुल बेधड़क रहिएगा, ठीक है ना। इतना में हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। और हाँ मैनेज थोड़ा करते रहिएगा आप लोग, हैं पहली बार यूट्यूब पे आए हैं तो कोई सपोर्ट आपका बनता है। सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में पहले हमें देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है। यह चैप्टर 1 है आपका, चैप्टर 1। पहले इसको हम परिचय देंगे, फिर कल एक्सरसाइज करेंगे, यानी सब एक्सरसाइज हम करवाते रहेंगे और आप करते रहिएगा, पक्का पक्का एक्सरसाइज करते रहिएगा, ठीक है। तो चैप्टर 1 क्या है हमारा भाई साहब, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में पहली बात देखिए हमें पढ़ना क्या है। वास्तविक संख्या में हमें पढ़ना है पहली बात कि वास्तविक संख्या क्या होती है। ये तो परिचय सबको पता होना चाहिए कि जब चैप्टर स्टार्ट होता है उस चैप्टर का कोई मीनिंग पता होना चाहिए, खास उस चैप्टर का क्या पता होना चाहिए भैया, मीनिंग पता होना चाहिए। तो वास्तविक संख्या में हमें पढ़ना होगा पहली बात परिमेय और अपरिमेय क्या होती है। जैसे ही आप पढ़ लेते हो परिमेय और अपरिमेय संख्या पहचानना, वैसे ही आपकी एक ई ख़त्म हो जाती है, एक ई एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। देखिए बिल्कुल सबसे हम हट कर पढ़ाएंगे, ये जो चैप्टर पढ़ाएंगे पूरी गणित सबसे हट के पढ़ाया जाएगा आपको गणित। तो जैसे हम पढ़ाएंगे वैसे ही पढ़ते जाइएगा, और जितना बताएंगे उतना क्वेश्चन करते रहिए घर पर। परिमेय अपरिमेय संख्या जैसे ही ख़त्म होगा इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एचसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसके बाद शांत अशांत होगा। शांत अशांत से पहले हमें पढ़ना आधारभूत अंकगणितीय अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना। आधारभूत अंकगणितीय अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना। इसके बाद चौथे नंबर पर पढ़ना है आधारभूत अंकगणितीय अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करने के बाद हमें पढ़ना है शांत और अशांत आवर्ती। तो चलिए जितना पढ़ना होगा सब हम बताते रहेंगे क्या पढ़ना है। फिलहाल इतनी हेडिंग इंपॉर्टेंट है कि हमें परिमेय अपरिमेय चैप्टर में पढ़ना है, ऐसे पता होना चाहिए, यूक्लिड विभाजन से आधारभूत अंकगणितीय अपरिमेय संख्याएं कैसे सिद्ध करते हैं, शांत अशांत आवर्ती कैसे पहचानते हैं। इसके अलावा इन अदर क्वेश्चन आएंगे तो बता दिया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते पहले चैप्टर को। बिल्कुल स्टार्ट हो गया है, लेकिन थोड़ा सा डेमो बता रहे हैं इसमें क्या पढ़ना है। चलिए अब देखिए वास्तविक संख्या में पहली बात वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या से पहले हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वास्तविक संख्या से पहले क्या पढ़ेंगे भाई, परिमेय संख्या। अब बात यह होती है पूरी कि परिमेय संख्या क्या होती है। बात यह है कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वास्तविक परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ PQ पूर्णांक हो, जहाँ PQ पूर्णांक हो, और जहाँ भी यह P/Q PQ क्या होना चाहिए भैया, पूर्णांक होना चाहिए। वह संख्या जिसे हम P/Q को मिल सकते हैं वह परिमेय संख्या तो होती है, लेकिन इसके अलावा एक अधूरी बात होती है इसमें। जब आप यह वर्ड नहीं बोलोगे तो गलत हो जाएगा। वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ PQ पूर्णांक हो और Q का मान 0 के बराबर न हो। Q का मान 0 के बराबर न हो परिमेय संख्या कहलाता है। वह फिर से लिखना चाहो तो लिखा देते हैं, लिख लीजिए बिल्कुल। लिखिए वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ PQ पूर्णांक हो किंतु
क्यों डज नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। क्या बताएगा भैया कि वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ p क्यों पूर्णांक हो किंतु q का मान 0 न हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब एग्जाम्पल समझ लीजिए। पहली बात 3 परिमेय संख्या है कि नहीं है, परिमेय संख्या। -3 परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं। p का मान 3 है, q का मान -1 है, तो q का मान 0 नहीं हुआ और p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है। अब यहाँ धन और माइनस से नहीं लेना देना है कि यह प्लस और यह माइनस है, या प्लस है माइनस, या प्लस प्लस है या माइनस है या प्लस है, तो उससे लेना देना नहीं है। गिनती प्लस में हो चाहे माइनस में हो, बस आपको यह देखना है कि वो पूरा नंबर है कि नहीं। अभी हम कहेंगे 2.321, यह परिमेय संख्या है कि नहीं, तो यह तो परिमेय संख्या है ही, यह परिमेय संख्या है ही, लेकिन जब तक इसे हम पूर्णांक के रूप में नहीं बदलेंगे तब तक इसे परिमेय संख्या नहीं बोली जा सकती है। परिमेय संख्या है यह, यहाँ पे लिख सकते हैं भाई यह परिमेय संख्या है। लेकिन क्यों यह परिमेय संख्या, क्योंकि इसे हम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 3 2 1 दशमलव हटा देते हैं, यहाँ से हटता है 1, उसके बाद कितनी गिनती है, 3 गिनती, 3 0, तो यह पूरा नंबर और ये भी क्या है, पूरा नंबर, इसलिए पूर्णांक हो गया, तो यह परिमेय संख्या हो गई है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अभी हमें पूरा परिमेय अपरिमेय पर डिटेल पढ़ना है, बिल्कुल डिटेल में। चलिए अब हम बात करते हैं 3/7 परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय संख्या है। 7/0 परिमेय संख्या है कि नहीं, आप बताओ। नहीं है परिमेय संख्या। क्यों नहीं भैया, क्योंकि यहाँ पे 7 पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, लेकिन कंडीशन क्या, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कह रही है कि वह संख्या जिसे p बटा q को लिख सकते हैं, क्यों 0 के बराबर न हो। ऊपर वाला p नीचे वाला q, तो q किसके बराबर हो गया, 0 के, तो q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 q हो चुका है, तो यह परिमेय संख्या नहीं है। और एक बात बताते हैं, परिमेय संख्या जो सिंबल होता है वह क्यों होता है, तो हम कहेंगे ये क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। और अपरिमेय कहा जाएगा तो क्यू डैश, ये सिंबल होते हैं। आगे आपको पता चलेगा हायर क्लास में जब जाओगे, जैसे कि 11-12 में जाओगे तो बता दिया जाता है कि क्यू ये क्यू डैश होता है। क्यू परिमेय संख्या डिनोट करता है, क्यू डैश अपरिमेय डिनोट करता है। तो बात समझ आई ना। अच्छा, अब यहाँ तो बता दिया गया कि हाँ क्यों नीचे 0 नहीं होना चाहिए, बस। जैसे यहाँ पे 8/0 है, परिमेय नहीं, 7/0 है, परिमेय नहीं। क्या 0 परिमेय है, अब बात इस पे आ गई है। 0 परिमेय है, यस 0 परिमेय है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि p बराबर 0 और q बराबर 1। और परिभाषा कहता है q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यह तो परिभाषा नहीं ना कहा है कि p का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं, q का मान यहाँ पे 0 नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या है। ऊपर वाला p नीचे वाला q, तो नीचे का 0 नहीं, ऊपर 0 रहेगा तो चलेगा। इसका मतलब जो 0 है वह एक परिमेय संख्या है। 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, यहाँ तक हो गई। अब एक बात बताते हैं। अच्छा एक बात बताइए हमें, क्या पाई परिमेय संख्या है? पाई परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि पाई एक ग्रीक भाषा का एक अक्षर होता है। ग्रीक भाषा क्या है, एक अक्षर है। तो इस जो पाई का मान होता है वह 22/7 होता है। तो पाई यहाँ पे क्या है, अपरिमेय है, लेकिन जो 22/7 उसका मान है वह परिमेय संख्या होती है। पाई यहाँ पे अपरिमेय है और 22/7 परिमेय है। तो आपको पता होना चाहिए पाई अपरिमेय, 22/7 परिमेय है। यहाँ पे अपरिमेय का नंबर 2 नंबर में बन जाता है, ये भी वैसे 1 नंबर बनता है। ऑब्जेक्टिव जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का बनता है यह। तो पाई क्या है, अपरिमेय, और 22/7 क्या है, परिमेय। तो कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, जब पाई 22/7 दे तो 22/7 में परिमेय मारिएगा, और अपरिमेय कहे तो यह वाला सही है। ठीक है ना, नोट सब करते रहिएगा छोटी छोटी। तो यहाँ तक बात हो रही थी। तो देखिए अब बात करते हैं कौड़िय संख्या। कौड़िय संख्या जितनी होगी वह परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय। अपरिमेय कब होगी और अपरिमेय कब होगी, जब जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए
उसे कहते हैं परिमेय संख्या। यहाँ पे 9 का वर्गमूल निकल जाएगा पूरा पूरा, इसलिए परिमेय है, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। और इस 7 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। तो कौड़ी 7 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो यह परिभाषा में नोट मार लीजिएगा बिल्कुल। जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए वह परिमेय संख्या होती है, और जिस संख्या का वर्गमूल न निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो दो परिभाषा हो गई यहाँ पे। वह संख्या जिसे हम p/q कर मिल सकते हैं, जहाँ p पूर्णांक हो किंतु क्यों शून्य के बराबर न हो, वह परिमेय संख्या होती है। और साथ ही साथ एक नोट मारिएगा कि जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए वह परिमेय संख्या, जिस संख्या का वर्गमूल न निकल पाए वह अपरिमेय। तो अपरिमेय दूसरे नंबर पे था, जो दूसरा नंबर पढ़ाने वाले थे अपरिमेय, वह ऑलरेडी खत्म हो चुका है, क्योंकि अपरिमेय संख्या की परिभाषा है जिस संख्या का वर्गमूल न निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या का वर्गमूल न निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्लियर हो चुका होगा आपका। तो कुछ क्वेश्चन से पूछते हैं हम, पहले कुछ क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन 1 बताइए, पाई क्या है? पाई परिमेय है कि अपरिमेय? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि पाई एक ग्रीक भाषा का एक अक्षर होता है, इसीलिए अपरिमेय हो गया। लेकिन इसका जो मान होता है 22/7, यह क्या है? परिमेय है। अब बताइए 3.42 परिमेय कि अपरिमेय? यह परिमेय है, क्योंकि इसे हम p/q को मिल सकते हैं 342/10 का मतलब एक नीचे, इसके बाद 2 गिनती है, 2 जीरो, ये पूर्णांक रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए परिमेय संख्या हो गया। कड़ी में 9 अभी बताया गया था, मिटाते 16, कड़ी में 16। अब बताइए 16 जो है इसका वर्गमूल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? ये निकल रहा है, इसलिए क्या हो गया? परिमेय 4। अच्छा, इसके बाद बताइए हमें कड़ी में 17, क्या 17 का पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है? तो नहीं, 17 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए क्या हो गया? अपरिमेय। अब वह संख्याएं जैसे कि 0.9, क्या यह परिमेय है? ये बिल्कुल अपरिमेय है, यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसे जब हम पूर्णांक में लिखेंगे तो 9/10 लिखा जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3, लेकिन 10 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए यह क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। तो जिसका वर्गमूल निकल गया वह तो परिमेय हुआ, लेकिन जिसका वर्गमूल न निकल पाया वह अपरिमेय है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब कोई भी संख्या परिमेय है और उसके साथ कोई अपरिमेय संख्या जुड़ रही है, चाहे घट रही है, चाहे गुणा में हो रही है, चाहे भाग में हो रही है, वह हमेशा अपरिमेय हो जाती है। यानी परिमेय संख्या के साथ कोई अपरिमेय संख्या आए, कोई अपरिमेय संख्या आए, चाहे उसके साथ जुड़ जाए, चाहे घट जाए, चाहे गुणा में हो जाए, चाहे भाग में हो जाए, वह संख्या पूरी की पूरी अपरिमेय हो जाती है। जैसे यहाँ पे 3 है, निकला वर्गमूल, यह परिमेय था अभी तक, लेकिन यह 10 का वर्गमूल नहीं निकल पाया, जैसे उन्हें कड़ी में ही छोड़ दिया। तो कड़ी में जिसका वर्गमूल ना निकल पाए तो वह अपरिमेय होता है, तो परिमेय के साथ अपरिमेय संख्या आ गई है, इसलिए पूरा पूरा नंबर हो गया अपरिमेय। ये पूरा पूरा नंबर क्या हो गया? अपरिमेय। तो बताइए पाई का मान क्लियर हो गया कि 22/7 होता है। अब पाई क्या है, 22/7 क्या है, यह गिनती क्या है। इसके बाद कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जो रिपीट करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। चलिए अब ध्यान दीजिए, 3.72845378213 यहाँ दशमलव है। अब बताइए यह संख्या क्या है? इसके बाद अप टू इनफाइनाइट,
नॉट इनफाइनाइट। अब ये 3 संख्याएं हैं हमारे पास। अब ये 3 संख्याओं बताओ कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो एक बात बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, वह संख्या जो दशमलव के बाद है, दशमलव के बाद है, दशमलव के बाद है, जो दशमलव के बाद संख्या आ रही है, दशमलव के बाद संख्या आ रही है, अगर उसके बाद डॉट डॉट नहीं लगा है, डॉट डॉट का मतलब कि वह आगे अब नहीं जाएगी, मतलब यहाँ तक ख़त्म हो गया। दशमलव के बाद अगर संख्या में डॉट डॉट नहीं लगा है तो वह अपरिमेय, वह परिमेय होती है। वह क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। जो संख्या दशमलव के बाद आ रही है लेकिन डॉट डॉट उसमें नहीं लगा है, इसका मतलब यह होता है कि वह संख्या पूरी की पूरी कट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। डॉट डॉट न लगने का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि वह संख्या क्या हो चुकी है? कट चुकी है। और इसीलिए हम इसे कहेंगे यह परिमेय संख्या है। जो संख्या ख़त्म हो जाए वह परिमेय। ख़त्म होने का मतलब उसके बाद डॉट डॉट नहीं लगेगा। और जो संख्या ख़त्म नहीं हो रही है, यहाँ पे ख़त्म तो नहीं हो रही है लेकिन इसमें कंडीशन है, ये गिनती रिपीट कर रही है, 73 73 73 73 73, इसके बाद भी 70 कन्फर्म है, 73 73 73 आता रहेगा। तो जो संख्या ख़त्म ना हो, यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा क्योंकि डॉट डॉट लगा है, ख़त्म ना हो लेकिन वही गिनती बार बार आए, रिपीट करे, जो ख़त्म ना हो लेकिन रिपीट करे वो भी परिमेय होती है। और जो संख्या ख़त्म नहीं हो रही है और रिपीट भी नहीं कर रही है, यहाँ पे 3 है, 1 है, 2 है, 7 है, 8 है, 1 है, 2 फिर 6 फिर 5 2, मतलब कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि यहाँ पे इसके बाद संख्या क्या आने वाली है। कन्फर्म है कुछ नहीं, इसीलिए हम कहेंगे जो गिनती ख़त्म नहीं हो रही है, रिपीट भी नहीं कर रही है, तो वह होती है अपरिमेय। इसका मतलब यहाँ पे एक साफ साफ बात जाहिर हो गई है कि जो गिनती ख़त्म ना हो, रिपीट ना करे, वही होती है अपरिमेय। बाकी तो सब परिमेय पता ही चले जाएगा। तो यहाँ तक परिमेय और अपरिमेय में कोई दिक्कत नहीं हो गया होगा आपको। 3 प्लस कड़ी में 3। अब यह बताइए कि परिमेय है कि अपरिमेय, तो यह होगा अपरिमेय। अभी हमने आपको बताया कि यह संख्या परिमेय है और इसके साथ कोई भी गिनती आए, चाहे जुड़े चाहे घटे चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, अगर वो संख्या अपरिमेय तो पूरी नंबर को अपरिमेय कर देगी, उस पूरे नंबर को अपरिमेय कर देगी। 3 कड़ी में 3 क्या है? ये भी एक अपरिमेय संख्या है। 4 कड़ी में 5 भी क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है। 2 कड़ी में 4 क्या है? ये एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पे जो 4 इसका वर्गमूल निकल जा रहा है, 2 2 2 दिन कितना हो जाएगा? 4, इसका वर्गमूल निकल गया तो ये परिमेय, और एक तो पहले ही से परिमेय था। कड़ी में 7, बताइए परिमेय कि अपरिमेय? तो ये भी अपरिमेय है आपका, इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। 7.34 परिमेय की अपरिमेय? या परिमेय है क्योंकि इसे हम पूर्णांक में लिख सकते हैं। वैसे भी इस नियम से आ जाइए बिल्कुल, जो गिनती दशमलव के बाद ख़त्म हो गई है, दशमलव के बाद जो गिनती ख़त्म हो गई है वह क्या होती है? परिमेय। ख़त्म होने का मतलब उसके आगे डॉट डॉट नहीं लगा रहेगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो ऐसा करते हैं, परिमेय और अपरिमेय आपको समझ में आ गया होगा। अब परिमेय अपरिमेय संख्या हमने पढ़ लिया, तो इन्हीं दोनों को मिला देते हैं तो आपका चैप्टर का नाम बन जाता है। चैप्टर का नाम क्या है आपके? वास्तविक संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जो आपका वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? और हाँ, एक बात बतानी है आपको कि जो एक्सरसाइज आपकी 1E है, एक्सरसाइज 1E, वह आपकी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज घर पे बैठ के आराम से मस्ती से करिएगा। एक्सरसाइज 1E कंप्लीट है। सबसे पहले जब हम पढ़ाते हैं वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में सबसे पहले जब भी ख़त्म होता है तो 1E ख़त्म होता है, एक्सरसाइज 1E। इसके बाद 1A 1B 1C 1D सब खत्म होता रहता है। तो पहले 1E ख़त्म हो गया है। अब स्टार्ट हो रही है बिल्कुल आपकी चैप्टर की हेडिंग जो है वास्तविक संख्या, उसकी परिभाषा। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। और परिमेय अपरिमेय क्या होता है तब पूरा डिटेल में बता दिएगा पीछे ही। तो परिमेय प्लस अपरिमेय को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, वह क्या होती है? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं,
इसे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद अब आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या फिर प्रमेयिका भी से कह सकते हैं एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या इसी को कहा जाता है प्रमेयिका। प्रमेयिका, प्रमेयिका। अब इसका क्या बताइए क्या है। यूक्लिड जर्मन के वैज्ञानिक हैं, ये जर्मन वैज्ञानिक यूक्लिड हैं, और यूक्लिड ने एक विभाजन का नियम दिया है। उस विभाजन के नियम से हम क्या निकालते हैं, HCF, जिसे आप अपने हिंदी भाषा में महत्तम समापवर्तक कहते हो, या फिर इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर हिंदी में सबसे शॉर्टकट में कहते हो MSS, क्या कहते हैं हम लोग, MSS। तो HCF कैसे निकालना है, इस भाग की सहायता से। तो यूक्लिड जो जर्मन के थे, उन्होंने एक भाग के नियम से HCF निकालने का तरीका बताया है कि HCF भाग विधि से कैसे निकाला जाता है। तो एल्गोरिथम या प्रमेयिका दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो पहले हम HCF सीख लेते हैं। इसके बाद इस एक ए में एक्सरसाइज 1A में, एक्सरसाइज 1A में, तो देखिए हाँ, सभी लोग से कहते हैं कि सबके पास डॉक्टर मनोहरे का बुक होना चाहिए। डॉक्टर मनोहरे, डॉक्टर मनोहरे के बुक से ये सब क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो 1A में 6 ऐसी सवाल है जो दर्शाए संबंधित है। दर्शाए के पी के 3 क्यों + 1 के रूप का होता है। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है, तो उसको हम एक साथ पढ़ाएंगे। बिल्कुल उसका नियम अलग है, बताया जाएगा। तो पहले हम बताएंगे आपको कि HCF कैसे निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो पेपर में यह हमेशा 2 नंबर का 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, दो नंबर का। तो 4 नंबर यहीं से कंप्लीट आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमने परिमेय संख्या पहचानने के लिए बताया, 1 नंबर 2 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछता है वहाँ से, ठीक है। तो पहले हम सीखेंगे HCF निकालना, भाग विधि से HCF निकालना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना। तो चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे अब 343 और 49 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करें। मतलब हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम लगाना है और 343 और 49 का HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहली बार इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है कि जो 343 उसे पहले लिख लो और 49 को लिख लो। इसमें सबसे बड़ा कौन नंबर है, तो हमें पता है कि 343 बड़ा है, तो इसका मुँह खुल जाएगा, ये बड़ा है। तो जो गिनती बड़ी होती है उसी में छोटी वाले गिनती का भाग करते हैं। तो 49 का चलिए भाग करते हैं 343 में। यह भाग प्रक्रिया बिल्कुल टेढ़े ही जाती है और लंबी जाती है। तो यहाँ पर 49 लिख लीजिए। चलिए भाग करिए। आप लोग को तो भाग आना चाहिए, बड़ी वाली भाग पक्का आना चाहिए, ना दिक्कत होगी आपको। 49, अब 49 का भाग करिए, कितना बन जाएगा। चलिए देखते हैं। 7 दो गिनती लीजिए। ये छोटा पड़ गया इसीलिए इसको छोड़ देंगे, एक गिनती छोड़ देंगे। यहाँ पे 3 गिनती ले लिया जाएगा और एक अपने आसानी के लिए इसे हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे, इसे भी छोड़ देंगे। तो 4 × 8 = 32 होगा, यानी 8 बार में जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं पहले पीछे कि 8 बार में जाएगा कि नहीं जाएगा। या खरा पन्ना 49 8 8 9 72 को 2 हासिल लगा 7 8 चौक के 32 32 में 7 जोड़ दिए तो 39, तो 392। और ये कितना है 343, तो 8 बार में ज़्यादा हो गया। तो कितना बार में जाएंगे अब हम, 7 बार में। तो 7 बार में पूरा चल भी जाएगा, ये 7 बार में जाएगा। तो 7 9 63 को 3 और 7 चौके कितना होगा 28 होगा, और 28 में 6 जोड़ देंगे तो 34 होगा। इसका मतलब यह पूरा कट गया, ये पूरा क्या हो गया, कट गया। तो कौन गिनती काटी है, 49। तो 49 ही इसका क्या हो जाएगा HCF। 49 इसका क्या हो जाएगा HCF। काफ़ी छोटा क्वेश्चन था।
चलिए, अब क्वेश्चन इसी टाइप के बहुत सारे होंगे, अब गिनती चेंज होगी, सवाल का तरीका एक होगा, क्वेश्चन अनेक होगा।